नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष आप लोग सफलता हासिल करें, ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रायद्वीप शब्द का अर्थ जो पानी से कितने ओर से घिरा हुआ भूमि का टुकड़ा होता है। तो दोस्तों, जो प्रायद्वीप होता है वह 3 ओर से पानी से घिरा होता है और 1 ओर से भूमि से जुड़ा होता है। दूसरा प्रश्न है, कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो यदि कोई उद्योग आपको प्रारंभ करना है तो उसके लिए कच्चा माल होना चाहिए, श्रमिक होने चाहिए अर्थात लेबर होने चाहिए, कैपिटल, शक्ति के साधन, मार्केट, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें जो है आपका लेबर, जनशक्ति और ऊर्जा के स्रोत सही होगा। ऑप्शन आपका सी वाला सही है। तीसरा प्रश्न है, किस वर्ष प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लगाने की सिफारिश की गई थी। तो 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की थी। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। आपको मैं बता दूं, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल संबंधी प्रावधान है। इनमें 352 से लेकर 360 अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल संबंधी प्रावधान किए गए हैं। एक एक करके हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। उनमें 356 है आपका, 352, 356 और 360। 352 में यदि किसी देश में आंतरिक अशांति या बाह्य आक्रमण होता है, यदि देश में आंतरिक अशांति या बाह्य आक्रमण होता है तब 352 के अंतर्गत देश में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। 356 में यदि किसी राज्य में तंत्र विफल हो जाता है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब उस राज्य में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करके राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं उस राज्य में। और 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल अर्थात यदि कोई वित्तीय अस्थिरता आती है या साख को कोई खतरा होता है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत घोषित करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। और यह रिमूव कब किया गया था? तो 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटा लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, लद्दाख किसके बीच स्थित है? लद्दाख काराकोरम और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। लद्दाख के संबंध में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे लद्दाख वर्तमान में एक यूटी है अर्थात संघ शासित राज्य है। इसे 31 अक्टूबर 2019 को संघ शासित राज्य का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में इसके जो उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल बीडी मिश्रा जी हैं। बीडी मिश्रा इस समय लद्दाख के उपराज्यपाल हैं और लद्दाख की राजधानी लेह है, इसे भी याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बैलेंस शीट का एक घटक नहीं है? बैलेंस शीट दोस्तों होती है एसेट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, अर्थात जो संपत्ति होगी, इक्विटी होगी और लायबिलिटी होगी किसी संस्थान या व्यक्ति की, उसे ही उसके जो अंतिम सार होता है, अंतिम समरी होती है, उसे ही हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। कहने का मतलब है पूंजी, नकदी और जो सामान का मूल्य है। कुल जारी की गई पूंजी, बैंक में रखी गई नकदी, पास रखे कच्चे सामान का मूल्य, ये सभी जो है बैलेंस शीट की एक समरी के रूप में होंगे। और जो आपका कंपनी के उत्पादों की बिक्री से प्राप्त हुई आय है, यह बैलेंस शीट का घटक नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 है, यह लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण की बात की गई है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथककरण की बात अनुच्छेद 150 में की गई है। 129 में सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेखीय न्यायालय कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, वह अनुच्छेद 129 में है। अनुच्छेद 248 में विधि निर्माण संबंधी, यदि कोई कानून बनाना है तो इसकी अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास होंगी। विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास निहित होंगी, ऐसा अनुच्छेद 248 में लिखा गया है। सातवां प्रश्न है, फोल्केटिंग किस संसद का नाम है? फोल्केटिंग डेनमार्क की संसद का नाम है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। नॉर्वे की संसद का नाम स्टोर्टिंग है, स्टोर्टिन। और मंगोलिया की संसद का नाम खुरल है, खुरल। हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूं, खुरल मंगोलिया की संसद का नाम है। और रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल का नाम क्या है? जो गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है उसे नारायण घाट कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के
समाधि स्थल का नाम महाप्राण घाट है। उदय भूमि KR नारायण के समाधि स्थल का नाम है, KR नारायण की समाधि स्थल का नाम उदय भूमि है। और शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल का नाम कर्म भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां प्रश्न है, रंगोली किस राज्य की लोक कला है? दोस्तों रंगोली महाराष्ट्र की लोक कला है। राजस्थान के बारे में बात करें तो एक लोक कला राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध है, मांडना, एग्जाम में पूछ सकती है। आहपन बिहार से संबंधित है और गुजरात से संबंधित लोक कला साथिया है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड शिलांग को या मेघालय को कहा जाता है, दोनों पूछ सकता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा शिलांग। कोलकाता को हम लोग महलों का शहर कहते हैं, महलों का शहर। मदुरई त्योहारों का शहर कहलाता है, त्योहारों का शहर। और बंगलुरु को दोस्तों हम लोग कहते हैं भारत का उद्यान। एक बार इसको और देखेंगे। पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं मेघालय या शिलांग को। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है, मदुरई को त्योहारों का शहर कहा जाता है, और बंगलुरु को भारत का उद्यान कहते हैं। ट्रोपोफाइट्स किस प्रकार की वनस्पतियां होती हैं? जो ट्रोपोफाइट्स होती हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास वनस्पतियां होती हैं, उन्हें हम ट्रोपोफाइट्स कहते हैं। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली जो वनस्पतियां होते हैं उन्हें हम लोग हाइग्रोफाइट्स कहते हैं। यहां मैं लिख दे रहा हूं एक सेकंड दोस्तों, हाँ हाइग्रोफाइट्स कहा जाता है। और उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों वाली वनस्पतियों को हम लोग जेरोफाइट्स कहते हैं। जेरोफाइट्स। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों वाली वनस्पतियों को हम लोग मेसोफाइट्स कहते हैं। सही चल नहीं रहा है दोस्तों थोड़ा सा, हाँ इस एक बार मैं बता देता हूँ। ट्रोपोफाइट्स जो होती हैं वो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पतियां होती हैं। दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पतियों को हाइग्रोफाइट्स कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पतियों को जेरोफाइट्स कहते हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की वनस्पति को मीसोफाइट्स कहा जाता है। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कांगो बेसिन में निवास करती है? जो कांगो बेसिन में निवास करने वाली जनजाति है वह पिग्मी है, ऑप्शन आपका डी वाला होगा। माओरी न्यूजीलैंड में निवास करती हैं, न्यूजीलैंड। और बुशमैन आपका दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति बुशमैन है। आइनू जनजाति जापान से संबंधित है, आइनू जनजाति जापान से। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव सेन जी ने की थी 1867 में। आचार्य केशव चंद्र सेन जी ने 1867 में वेद समाज की स्थापना की। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, एशियाटिक सोसाइटी। शिवनारायण सेन द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी। देव समाज की स्थापना 1887 में की गई थी। और आगे जो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती है दोस्तों, शिवनारायण सेन नहीं होगा यहाँ पर, शायद आचार्य केशव चंद्र सेन की जगह मैंने सेन यहाँ भी लिख दिया। अग्निहोत्री है इनका नाम, अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना 1887 में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज। इसको मैं जल्दी से एक बार और समझा देता हूँ। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना 1887 में की थी। आचार्य केशव चंद्र सेन जी ने 1867 में वेद समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। 14 नंबर का प्रश्न है, 1664 ईस्वी में किस यूरोपीय कंपनी की स्थापना हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की कंपनी 1664 में स्थापित हुई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी पुस्तक दास कैपिटल को हम लोग समाजवाद की बाइबिल कहते हैं। एशियन ड्रामा लिखी है कार्ल गुनर मिर्दल ने, कार्ल गुनर मिर्दल।
वैल्यू एंड कैपिटल लिखी गई है जॉन रिचर्ड हिक्स के द्वारा, जॉन रिचर्ड हिक्स। और इकोनॉमिक ऑफ वैल्यू, सॉरी दोस्तों, इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर आर्थर रेसिल पिगो द्वारा लिखी गई है, आर्थर सेसिल पिगो। इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर आर्थर सेसिल पिगो द्वारा लिखी गई है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखी है, जिसे समाजवाद की बाइबल कहा जाता है। वैल्यू एंड कैपिटल जॉन रिचर्ड हिक्स के द्वारा लिखी गई है। एशियन ड्रामा कार्ल गुनर मिर्दल द्वारा लिखी गई है। 16वां प्रश्न है, वर्ष 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना, सॉरी दोस्तों, मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? कहने का मतलब है 1556 में किसका जो है राज्याभिषेक हुआ था। एक बार मैं मुगल वंश की हिस्ट्री बता देता हूँ जितने इसमें ऑप्शन है। पहले बाबर गद्दी पर बैठा था, इसके बाद इसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, उसके बाद इसका बेटा अकबर गद्दी पर बैठा, और उसके बाद आपका जहांगीर गद्दी पर बैठा था। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा चीजें। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी को बाबर हरा करके पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश की स्थापना करता है। यह जो है 1530 तक गद्दी पर बैठा रहता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1530 के बाद में 1530 में गद्दी पर बैठता है हुमायूं। 1530 से लेकर के 1556 तक यह गद्दी पर बैठा रहता है। 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1556 में अकबर गद्दी पर बैठता है। पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर इसका राज्याभिषेक किया जाता है। यह 1605 तक गद्दी पर बैठा रहता है। 1605 में जब इसकी मृत्यु होती है तो जहांगीर गद्दी पर बैठता है। तो इस हिसाब से 1556 में जब अंग्रेज इसके अभिषेक, इनका अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कलानौर में पंजाब के, तब जो है गद्दी पर बैठे। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक चीज और मैं बता देता हूं, जैसे मैंने बताया कि राज्याभिषेक इसका जो है पंजाब के कलानौर में हुआ था, और जब इसकी मृत्यु होती है तो इसे दफनाया कहाँ गया है? तो एग्जाम में बहुत पूछता है कि तो आगरा के निकट सिकंदरा में इसे दफनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 17वां प्रश्न है, किस नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अमरकंटक की जो है पहाड़ियों से तो इसका उद्गम होता है, लेकिन यह पटना के निकट गंगा में इसका समागम हो जाता है, गंगा में यह समा जाती है। कावेरी नदी को मैं बता दे रहा हूं, कावेरी नदी का उद्गम कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के समा जाती है। लूनी नदी का आप लोगों को जानते होंगे, अजमेर के निकट नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और कच्छ के रण में यह समा जाती है, कच्छ के रण में यह समा जाती है। क्षिप्रा नदी की बात करो तो इंदौर के नजदीक जो है काकरी बर्डी नाम की एक पहाड़ी है, काकरी बर्डी नाम की पहाड़ी पर से इसका उद्गम होता है, और ये भी जो है जाकर चंबल के समा जाती है, चंबल में समा जाती है। अगला प्रश्न है, 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोनार झील स्थित है? दोस्तों, महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। मैं आपको एक एक झीलें राज्यों की बता देता हूँ। जैसे राजस्थान में आपका कई झीलें हैं, उनमें से एक है पिछौला झील, एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर आपकी एक मानस झील भी है। मणिपुर में आपका एक लोकटक झील है। आगे देखते हैं। कर्णप्रयाग किन दो नदियों का संगम है? कर्णप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी, सॉरी दोस्तों, अलकनंदा और पिंडार। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। कर्णप्रयाग में जाकर के इनका जो है संगम होता है। अलकनंदा और भागीरथी का देवप्रयाग में संगम होता है, देवप्रयाग में। धौली गंगा और विष्णु गंगा का विष्णुप्रयाग में संगम होता है। और जो अलकनंदा है और मंदाकिनी है, इनका संगम रुद्रप्रयाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा बनाया गया था? तो विशेष प्रावधान अपना करके नागालैंड को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, वह 13वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। नागालैंड विशेष प्रावधान अपना करके एक राज्य बना था। ठीक है। अब 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। ठीक। और 22वां संविधान संशोधन जो है आपका, यहाँ पर मैं सन भी लिख दे रहा हूँ, 13वां संविधान संशोधन 1962 में आया था। 36वां संविधान संशोधन 1975 में आया था, और 22वां संविधान संशोधन
1969 में आया था 22वां संविधान संशोधन। असम से अलग कर मेघालय राज्य बना था, मेघालय राज्य बनाया गया था। असम से अलग कर मेघालय राज्य की स्थापना हुई थी 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा। 99वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात करता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग स्थापित हुआ था 99वें संविधान संशोधन अधिनियम से। तो दोस्तों थे आज के वीडियो के 20 प्रश्न। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में बहुत ही आपकी मददगार साबित होंगे। और एक बार फिर मैं आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यदि किसी तरह का क्वेरी हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।